Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our 28th lecture on algebra. The course code is MTH376 and it's for Masters of Mathematics students from ComScience Institute of Information Technology Virtual Campus. Okay, so it's our 28th lecture and as usual a brief recap of what we have done in the last lecture. So first we talked about quotient group. So then we talked about kernel of homomorphism and image of homomorphism. क्वेश्चन ग्रुप की हमने काफ़ी डिटेल में बात की, हमने उसकी कंस्ट्रक्शन की बात की, कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, फिर हमने उसकी एग्जांपल्स भी देखी, फिर हमने होमोमॉर्फिज्म की बात की और होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड हमने एक कॉन्सेप्ट की बात की जिसको कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म हमने कहा और इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म. थोड़ी सी मुझे इसमें करेक्शन आपको करने की ज़रूरत है. कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म जब हमने डिफ़ाइन किया था, हमारे पास एक मैप है, लेट्स से फाई. फाई आपके पास एक मैप है ग्रुप जी से ग्रुप एच के ऊपर, राइट. सो मैंने कहा कि कर्नल ऑफ फाई जो है वो मैप है, उसमें मेरे पास कैसे एलिमेंट्स आएंगे, जी इन जी सच दैट फाई ऑफ जी जो है फाई ऑफ जी इज इक्वल टू 0 इन एच. ठीक है, मैंने ये कहा. ये ऑफ कोर्स ट्रू है, लेकिन अगर यहाँ पे मैंने अज्यूम किया हुआ है कि ग्रुप जी और ग्रुप एच के ऊपर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन का है. यहाँ पे ये आइडेंटिटी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये एडिटिव आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ. तो मैंने यहाँ अज्यूम किया हुआ बेसिकली कि जो बाइनरी ऑपरेशन है मेरे पास वो एडिशन का है और कर्नल ऑफ फाई जो फिर मैं डिफाइन कर रहा हूँ वो है फाई ऑफ जी इज इक्वल टू 0 सब एच. ओके, सो अब अगर आपने इन जनरल आपने फाई आपके पास कोई मैप हो ग्रुप जी से ग्रुप एच के ऊपर और इन जनरल हम बाइनरी ऑपरेशन ऑफ कोर्स मल्टीप्लिकेशन का लेते हैं, तो हमारे पास जो कर्नल ऑफ फाई जो डिफाइन होगा अगर मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन है तो वो होगा जी इन एच जी इन जी सच दैट फाई ऑफ जी इज मैप्ड ऑन टू आइडेंटिटी इन एच, राइट. सो 1 इन एच. ओके, सो बेसिकली हम एलिमेंट्स ले रहे हैं ग्रुप जी में से वो सारे एलिमेंट्स जो आइडेंटिटी के ऊपर मैप हो रहे हैं. तो अगर एडिशन का केस होगा तो 0 आएगा, मल्टीप्लिकेशन का केस आएगा तो 1 आएगा, और इन जनरल आप इसको कहना चाहें तो कोई सा भी बाइनरी ऑपरेशन हो जी और एच के ऊपर तो हम ये कहेंगे कर्नल आपने डिफाइन करना है. तो कर्नल आपका होगा जी इन जी सच दैट फाई ऑफ जी इज द आइडेंटिटी ऑफ एच, जो भी आइडेंटिटी हो जाए, राइट. ओके, सो अब इसमें करेक्शन क्या थी? करेक्शन ये थी कि जब मैंने प्रूव किया कि कर्नल ऑफ फाई एक सब ग्रुप है ग्रुप जी का, तो वहाँ पे मैंने जो ऑपरेशन यूज़ किया वो मल्टीप्लिकेशन का यूज़ किया, जबकि मुझे ऑपरेशन यूज़ करना चाहिए था एडिशन का. तो उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा प्लीज़. तो इन जनरल अगर आपने ये प्रूव करना हो कि कर्नल जो है वो एक सब ग्रुप है ग्रुप जी का, तो उसका भी प्रूफ एग्जैक्टली सेम है, कोई उसमें चेंज नहीं आएगी, लेकिन सिर्फ बाइनरी ऑपरेशन जो है वो चेंज होगा और आपके पास जो आइडेंटिटी है वो चेंज होगी, राइट. सो मुझे वहाँ पे आइडेंटिटी जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन का यूज़ करना चाहिए था इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मैंने बाइनरी ऑपरेशन जो है मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर लिया. तो इन जनरल मैं इसको प्रूव कर देता हूँ ताकि आपके लिए कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे. अब कर्नल ऑफ फाई को मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ, ये एक सब ग्रुप है. तो G1 और G2 में दो एलिमेंट्स ले रहा हूँ ग्रुप कर्नल ऑफ फाई में से, और लेट्स से मैं मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन यूज़ करता हूँ, आइडेंटिटी मेरी 1 है लेट्स से. ओके, राइट. सो ये दोनों एलिमेंट्स हैं कर्नल में. तो मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ टू प्रूव G1 G2 inverse is also in kernel of phi, right. एडिशन का अगर मेरे पास बाइनरी ऑपरेशन होगा तो वहाँ पे मुझे यूज़ करना चाहिए था G1 minus G2 is in kernel of phi. ठीक है, तो ये आप इसकी प्लीज़ करेक्शन कर लीजिएगा. ओके, सो G1 G2 इनवर्स जो है ये कर्नल ऑफ फाई में है. तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ये प्रूव करना है कि G1 G2 जब भी कर्नल में होंगे तो G1 G2 इनवर्स भी कर्नल में होगा. ओके, तो इसको प्रूव करना कोई अब मुश्किल नहीं है. मैं अगर G1 G2 के ऊपर
G1 G2 इनवर्स के ऊपर फाई अप्लाई करूं तो मेरे पास हो जाएगा फाई ऑफ G1 फाई ऑफ G2 इनवर्स। ठीक है, अब फाई ऑफ G1 जो है ये कर्नल का एलिमेंट है तो ये आइडेंटिटी आएगा, यहाँ पे भी आइडेंटिटी का इन्वर्स आएगा और दैट्स इट। सो 1 और 1 का इन्वर्स भी 1 होगा तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा। ओके, सो फाई ऑफ G1 G2 इन्वर्स जो है 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि G1 G2 इन्वर्स जो है वो भी एलिमेंट है कर्नल ऑफ फाई का, क्योंकि G1 G2 इन्वर्स भी 1 के ऊपर मैप हो रहा है। तो कर्नल में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो 1 के ऊपर मैप हो रहे हैं, आइडेंटिटी के ऊपर मैप हो रहे हो, एज की आइडेंटिटी के ऊपर, राइट। सो G1 G2 इनवर्स कर्नल में है, इसका मतलब यह है कि कर्नल ऑफ फाई इज अ सब ग्रुप ऑफ G, राइट। सो इसको काइंडली आप देख लीजिएगा, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो उसको होपफुली अब इसमें मजीद कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके, राइट। सो हमने ये प्रूव किया कि कर्नल ऑफ फाई जो है ये एक सब ग्रुप है ग्रुप G का। इसी तरह हमने ये भी प्रूव किया हुआ है कि इमेज ऑफ फाई जो है वो एक सब ग्रुप है, किस ग्रुप का? सब ग्रुप है ग्रुप H का। ओके, तो फाई अगर एक होमोमॉर्फिज्म हो ग्रुप G से ग्रुप H पे तो कर्नल ऑफ फाई एक सब ग्रुप होगा ग्रुप G का और इमेज ऑफ फाई जो है एक सब ग्रुप होगा ग्रुप H का। तो हर होमोमॉर्फिज्म के कॉरस्पॉन्डिंग आपको ग्रुप G का भी एक सब ग्रुप मिलेगा और ग्रुप H का भी एक सब ग्रुप मिलेगा। ओके, राइट। सो अब हमने बात कर ली इमेज की भी, कर्नल की भी। अब एक कुछ रिजल्ट्स हैं होमोमॉर्फिज्म के बारे में जो कर्नल और क्वोशिएंट ग्रुप और इमेज इन सारी चीज़ों को आपस में रिलेट करते हैं। तो ये 2-3 रिजल्ट करके होपफुली हम अपना ग्रुप थ्योरी का जो पोर्शन है उसको क्लोज करेंगे। राइट, सो हमारे पास कुछ होमोमॉर्फिज्म थ्योरम्स हैं, होमोमॉर्फिज्म के रिजल्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं और जो हम कर रहे हैं वो बहुत आसान रिजल्ट्स भी हैं। हम सारे रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ 1-2 होमोमॉर्फिज्म थ्योरम्स की बात करके हम अपने डिस्कशन को क्लोज करेंगे। अगर आपको इससे ज़्यादा और भी बहुत सारे होमोमॉर्फिज्म के रिजल्ट्स हैं जो हम इस कोर्स में डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन आप इंटरेस्टेड हों तो ऑफ कोर्स आपकी बुक में वो सारे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। ओके, सो अब पहला रिजल्ट क्या है होमोमॉर्फिज्म थ्योरम्स में? ये पहला आप कह सकते हैं ये होमोमॉर्फिज्म थ्योरम कि अगर n एक नॉर्मल सब ग्रुप हो ग्रुप G का और ग्रुप G भी है आपके पास, उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसका क्लियरली मतलब ये है कि आप G कोशेंट n कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, राइट। सो जब भी एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा ग्रुप G का तो आप ये ग्रुप बना सकते हैं, राइट, A टाइम्स n सच दैट A इन G। तो ये आपका कोशेंट ग्रुप है। ओके, सो अब क्वेश्चन ये है कि ये ग्रुप मैंने बनाया ग्रुप G से, राइट, उसका n भी तो उसका सब ग्रुप है, तो बेसिकली इसको मैंने ग्रुप G से बनाया। तो इन दोनों ग्रुप्स का कोई आपस में रिलेशन है ग्रुप G का और उससे जो मैंने क्वोशिएंट ग्रुप बनाया उन दोनों का क्या आपस में कोई रिलेशन है? तो ये होमोमॉर्फिज्म आपको रिलेशन बता रहा है, एक नेचुरल रिलेशन बता रहा है ग्रुप G और उससे जो क्वोशिएंट ग्रुप बनाया हमने उसका नॉर्मल सब ग्रुप यूज करके, उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। इस ग्रुप को हम नेचुरल मैप कहते हैं या कैनोनिकल मैप कहते हैं। सो G से G क्वोशिएंट n के ऊपर ये नेचुरल या कैनोनिकल मैप है, राइट। ये कैसे डिफाइन हो रहा है? मैं कह रहा हूं कि ग्रुप G और G क्वोशिएंट n में मैंने रिलेशन बनाना है, तो एक फंक्शन मैं डिफाइन करना चाह रहा हूं इन दोनों के दरमियान। ग्रुप G के अंदर से एक एलिमेंट पिक करो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक कोसेट असाइन करना है। ग्रुप G का कोई एलिमेंट लेना है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक कोसेट असाइन करना है, राइट। सो बेसिकली जब भी मैं ग्रुप G में से एक एलिमेंट लूं A, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा कोसेट? नेचुरल जो इसका नेचुरल मैप है वो ये कहता है कि आप नॉर्मल सब ग्रुप जो भी आपने लिया हुआ है, पहले से आपने फिक्स किया हुआ है, तो आप उससे A को मल्टीप्लाई कर दें। ये ऑफ कोर्स n जो है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप G का, दोनों के ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन अज्यूम कर रहे हैं और फिर इस डेफिनेशन की ऑफ कोर्स सेंस बनती है। तो फाई ऑफ A जो है वो A टाइम्स n के इक्वल है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब फाई जो है वो एक होमोमॉर्फिज्म है किससे? ग्रुप G से G क्वोशिएंट n पे।
ये एक फंक्शन है जी से जी कोशेंट n पे जो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ओके, सो अब इससे आप क्लियरली देख सकते हैं कि आप ग्रुप जी में से कोई सा भी एलिमेंट लेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक कोसेट मिल जाएगा, किसमें, जी कोशेंट n में। ओके, एक एग्जांपल अगर आप इसकी देखना चाहें तो आपने एक मैप अगर आपके पास हो z से z कोशेंट 2z पे, ओके, इन दोनों के दरमियान में आपने एक मैप डिफाइन करना। मैप ये कहता है कि आप फाई ऑफ m जो है कोई भी इंटीजर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप कोसेट जो है वो ले लें m प्लस 2z। ठीक है, तो m प्लस 2z और 2z आपका कोसेट, 2z आपका नॉर्मल सब ग्रुप है और m जो है वो z का एलिमेंट है। ओके, सो ये आपके पास जो इंटीजर था उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक कोसेट मिल गया। राइट, सो इसके केस में आप ये एक्चुअल में बता सकते हैं ये सब क्या होंगे। तो फाई ऑफ m जो है वो या 2z होगा या 1 प्लस 2z होगा। ठीक है, m जो है फाई ऑफ m 2z होगा इफ m इज इवन। ठीक है, और 1 प्लस 2z होगा इफ m इज ऑड। ठीक है, तो ये आपका मैप डिफाइन हो गया। राइट, सो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। हमने g से g कोशेंट n के दरमियान में आपस में रिलेशन देख रहे हैं, क्या इन दोनों के आपस में रिलेशन कोई है। तो हमने एक मैप डिफाइन किया है g से g कोशेंट n में जो हर g के एलिमेंट के लिए आपको एक कोसेट दे रहा है। राइट, सो ये एक मैप है g से g कोशेंट n में। ओके, सो अब ये थ्योरम ये कहता है कि ये जो मैप आपने डिफाइन किया ना ये एक होमोमॉर्फिज्म है। ओके, सो हम ये प्रूव कर लेते हैं कि क्या ये एक होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। सो इसका प्रूफ अगर आप देखना चाहें, सो आपके पास फाई मैप है g से g कोशेंट n पे और आपने डिफाइन किया हुआ है फाई ऑफ a जो है इक्वल्स टू a टाइम्स n। ओके, अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो इसको होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, बस यही चीज़ हमने चेक करनी है। अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो हमारे पास ये होना चाहिए कि अगर दो एलिमेंट्स लूँ मैं a और b ग्रुप g में से, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, फाई ऑफ a b आ जाएगा a टाइम्स b n। ओके, अब आपको ये पता है कि कोसेट के ऊपर हमने जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया उससे ही हमें ये मिलता है कि a टाइम्स n टाइम्स b टाइम्स n जो है वो a b टाइम्स n के इक्वल है। तो इसको मैं फिर क्लियरली लिख सकता हूँ ये a टाइम्स n टाइम्स b टाइम्स n के इक्वल है। ओके, अब a टाइम्स n क्या है, वो है फाई ऑफ a और b टाइम्स n फाई ऑफ b के इक्वल है। ओके, सो फाई ऑफ a b मैंने प्रूव कर दिया कि फाई ऑफ a b इज इक्वल टू फाई ऑफ a टाइम्स फाई ऑफ b। ओके, सो ये आपके पास हमने ये प्रूव करना था, ये थ्योरम हमें यही कह रहा था कि ये जो मैप है फाई g से g कोशेंट n पे आप डिफाइन कर रहे हैं ये एक होमोमॉर्फिज्म है और हमने ये प्रूव कर दिया कि ये मैप एक्चुअल में एक होमोमॉर्फिज्म है। ओके, राइट, अब हम आगे थोड़ा सा मूव करते हैं और एक और रिजल्ट देखते हैं और वो रिजल्ट भी किससे रिलेटेड है, वो रिजल्ट भी होमोमॉर्फिज्म से और कर्नल से और कोशेंट ग्रुप इन सब चीज़ों को आपस में रिलेट कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास एक रिजल्ट है जिसको हम कहते हैं ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म है। वो भी आपके पास कोशेंट ग्रुप को और ग्रुप जी को और कर्नल और होमोमॉर्फिज्म इन चीज़ों को आपस में रिलेट करके हमें बता रहे हैं इन सब का आपस में क्या रिलेशन है। तो फंडामेंटल होमोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या है, अगर आपके पास एक होमोमॉर्फिज्म हो फाई किसी भी ग्रुप जी से ग्रुप एच के दरमियान, ओके, ग्रुप जी से ग्रुप एच के दरमियान एक होमोमॉर्फिज्म है कोई सा भी, ओके, और उसका उस होमोमॉर्फिज्म का कर्नल जो है आप फाइंड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उस होमोमॉर्फिज्म का कर्नल के है। ओके, सो के क्या है, के हम कर्नल है, सो के आपको पता है किस चीज़ को इक्वल है, ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जी के अंदर जो आइडेंटिटी के ऊपर मैप हो रहे हैं एच में। ओके, अब ये थ्योरम हमें ये कह रहा है कि अगर आप कोशेंट ग्रुप बनाए, आप कर्नल जो है ये सब ग्रुप होता है हमेशा
किसी भी ग्रुप जी का। एक और फैक्ट जो कर्नल के बारे में नोन है वो है कि कर्नल ऑफ जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी। ठीक है, अब कोई भी ग्रुप जी हो आपके पास, उसका जब आप कर्नल फाइंड करेंगे तो वो न सिर्फ उसका सब ग्रुप होगा, ये हमने प्रूव कर दिया वो सब ग्रुप होगा, बल्कि वो उसका नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा। ओके, सो कर्नल ऑफ जी हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसी भी ग्रुप जी का। तो इसका प्रूफ जो है ये सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, इसलिए मैं इसको एज एन एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ आपके लिए। अगर आप नहीं कर सकेंगे तो ऑफ कोर्स आपको आपके नोट्स में मिल जाएगा। तो कर्नल ऑफ जी एक नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप जी का, इसको आप प्रूव कीजिएगा प्लीज। हमने ये प्रूव कर दिया कि ये सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप जस्ट प्रूव करना है तो आपने ये शो करना है कि a टाइम्स k इज इक्वल टू k टाइम्स a। ओके, सो ये आपने ये प्रूव करना है कि इसका हर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल होता है। ओके, एंड आई एम श्योर आप इसको प्रूव कर सकेंगे। ओके, सो कर्नल अगर एक नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप जी का, तो जब भी हमारे पास ग्रुप हो जी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक नॉर्मल सब ग्रुप हो तो उसका हम क्वोशंट ग्रुप बना सकते हैं, राइट। सो हमारे पास ग्रुप जी है, कर्नल उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप है, तो मैं जी क्वोशंट के फाइंड कर सकता हूँ। ओके, सो इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि ग्रुप जी है उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप है, इन दोनों का मैं क्वोशंट ग्रुप फाइंड कर सकता हूँ। मतलब इसके सारे के सारे को सेट्स जो हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं, उसको एक सेट में अगर लिखते हैं, एक ग्रुप में लिखते हैं, तो वो आपके पास जी क्वोशंट के बन जाएगा। अब ये थ्योरम में मेन बात ये है, थ्योरम ये कहता है कि ये जब आप जी क्वोशंट के करेंगे तो ये आपके पास इमेज ऑफ फाई के इक्वल आएगा या इसके आइसोमॉर्फिक होगा। तो जी क्वोशंट के जब आप करेंगे, ये जो आप क्वोशंट ग्रुप फाइंड करेंगे ये आपके पास बेसिकली इक्वल होगा इस ग्रुप फाई का जो इमेज आएगा, ये इस होमोमॉर्फिज्म फाई का जो इमेज आएगा उसके इक्वल होगा। अब इस थ्योरम का बेसिकली मतलब ये है कि अगर आप जी में से वो सारे एलिमेंट्स निकाल दें जो जीरो के ऊपर मैप हो रहे हैं, एच में जो जीरो के ऊपर मैप हो रहे हैं, ये होमोमॉर्फिज्म तो ऑलरेडी है, जी से एच के ऊपर होमोमॉर्फिज्म है, सो जी ओवर के से इमेज ऑफ फाई के ऊपर भी हम इसको होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कह रहा है कि अगर आप वो सारे एलिमेंट्स जी के निकाल दें स्वाय आइडेंटिटी के, ऑफ कोर्स जो आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर मैप हो रहे हैं, तो ये फंक्शन 1 भी हो जाएगा और ये फंक्शन ऑन टू भी हो जाएगा, किसके ऊपर, इमेज ऑफ फाई के ऊपर ऑन टू हो जाएगा, राइट। सो हम इसको अगर प्रूव करना चाहें इस रिजल्ट को, तो हमारे पास एक होमोमॉर्फिज्म गिवन है फाई जी से एच के। ओके, और हमें ये पता है कि कर्नल ऑफ फाई जो है ना उसको हमने के कहा हुआ, इसके अलावा हमें इसमें कोई चीज़ सच पता नहीं है। अब हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि जी ओवर के जो है आइसोमॉर्फिक है इमेज ऑफ फाई पे। सो बेसिकली मुझे एक आइसोमॉर्फिज्म चाहिए जी क्वोशंट के से इमेज ऑफ फाई के ऊपर, एक आइसोमॉर्फिज्म चाहिए जी क्वोशंट के से इमेज ऑफ फाई के ऊपर। सो मुझे एक मैप डिफाइन करना है जी क्वोशंट के से इमेज ऑफ फाई के ऊपर जो होमोमॉर्फिज्म भी हो, जो 1 भी हो और ऑन टू भी हो। सो एक मैप चाहिए मुझे। सो आई नीड टू डिफाइन अ मैप फ्रॉम जी ओवर के, जी क्वोशंट के टू इमेज ऑफ फाई। एक मैप चाहिए। अब ये मैप अगर मैं डिफाइन करना चाह रहा हूं तो ये मैप एलिमेंट्स इसको लेने चाहिए जी क्वोशंट के में से और इनको मैप करना चाहिए इमेज ऑफ फाई में से। ओके, सो अब मैं देखते हैं हम इसको कैसे मैप को डिफाइन कर सकते हैं। सारे एलिमेंट्स ले रहा है इस तरह के a प्लस के कर्नल है, a कोई एलिमेंट है लेट्स से ग्रुप जी का। अब मैंने यहाँ प्लस का बाइनरी ऑपरेशन यूज कर दिया है, लेकिन अगर आपने जनरल मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन इस्तेमाल करना है तो वो शायद बेटर ऑप्शन होगी। उसके लिए आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हम बेटर ये कि हम मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन यूज करें। ओके, सो a
टाइम्स के मैं कर देता हूँ। जी के ऊपर एक एलिमेंट जी में से ले रहा हूँ और उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ के से। अगर बाइनरी ऑपरेशन जी के ऊपर मैं मल्टीप्लिकेशन का अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन हो तो आप प्लस सी लगाएंगे, राइट। सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट चाहिए मुझे इमेज ऑफ फाई के अंदर, ओके। अब अगर मैं इसको इक्वल कर दूं फाई ऑफ ए के, ओके। अब इसको देखते हैं हम। ए क्वेश्चन ए टाइम्स के एक एलिमेंट है जी ओवर के में, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके ऊपर जब मैं साई अप्लाई करूं तो मुझे एक एलिमेंट चाहिए इमेज ऑफ फाई में, ओके। अब ए एक एलिमेंट है ग्रुप जी का, राइट। तो जब इसके ऊपर मैं फाई अप्लाई करूंगा तो मुझे एच के अंदर एक एलिमेंट मिल जाएगा। तो ये फाई ऑफ ए जो है ये एच का एक एलिमेंट मुझे मिल जाएगा। और एच का सिर्फ एक एलिमेंट नहीं, एक स्पेशल एलिमेंट है, ये इसके बारे में मुझे श्योरली पता है कि ये जी के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है, राइट। सो ये ए का इमेज है एच के अंदर, तो ये बेसिकली इमेज ऑफ फाई के अंदर मौजूद है, डेफिनेटली मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ओरिजिनल होमोमॉर्फिज्म को यूज करते हुए एक नया मैप डिफाइन किया है जो जी कोशेंट कर्नल से इमेज ऑफ फाई के ऊपर है, ओके। सो ये मैंने मैप डिफाइन कर दिया। ऑफ कोर्स अब मुझे अगर ये मैप एक आइसोमॉर्फिज्म है तो मुझे कुछ चीजें चेक करनी होंगी। सबसे पहले तो क्या ये एक फंक्शन है, राइट। सो मुझे तो नहीं पता कि ये फंक्शन है या नहीं। सो बेसिकली साई शुड बी वेल डिफाइंड। फर्स्ट चीज आपने ये चेक करनी है कि साई इज वेल डिफाइंड, ठीक है। सेकंड आपने ये चेक करना है कि साई इज अ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। थर्ड आप ये चेक करेंगे कि साई इज 1 1, और फाइनल में हम ये चेक करेंगे कि साई इज ऑन2, ओके, राइट। सो अगर मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि साई जो है वो वेल डिफाइंड है, सो सबसे पहले मैं यही चेक कर लेता हूं कि साई वेल डिफाइंड है। तो इसको प्रूव करने के लिए गालिबन एक से ज़्यादा बार हम ये प्रूव कर चुके हैं कि कोई मैप वेल डिफाइंड अगर हमने प्रूव करना हो तो उसको हम कैसे प्रूव करते हैं। इसको इस मैप के लिए हम देख लेते हैं कि ये हम कैसे शो करेंगे कि ये मैप वेल डिफाइंड है, ओके। सो किसी मैप को वेल डिफाइंड प्रूव करने का मतलब ये है, अब साई एक मैप है ए के से फाई ऑफ ए पे, ठीक है। अब ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, इस कोसेट के इस रिप्रेजेंटेटिव ए के ऊपर, राइट। सो साई ऑफ ए के इज इक्वल टू फाई ऑफ ए। अब अगर एक ए के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो ये रिप्रेजेंटेटिव एक ए जो है ये एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो अगर मैं रिप्रेजेंटेटिव चेंज करूं, लेट्स से एक ए के अंदर कोई और एलिमेंट लेता हूं, लेट्स से बी। अगर मैं एक और एलिमेंट लेता हूं एक ए के ऊपर बी, तो फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मेरे पास आएगा। सो अगर बी एक एलिमेंट है ए के ऊपर, तो इसका तो ये क्लियरली मतलब है ए के जो है वो बी के इक्वल है, राइट। सो ये दोनों एलिमेंट्स है ना, तो वो सेट्स तो सेम ही रहेंगे, कोई और एलिमेंट आप चूज कर लें, इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें। बी ए के अंदर एलिमेंट है, ये अब ग्रुप जी का एलिमेंट एक स्पेसिफिकली डिफरेंटली मैं नहीं ले रहा, ये बी जो है ए के अंदर एलिमेंट है। तो अगर आपको पता है कि फंक्शन को वेल डिफाइंड प्रूव करना हो तो ए के अगर बी के इक्वल है तो हमें ये प्रूव करना है कि फाई ऑफ ए जो है वो भी फाई ऑफ बी के इक्वल है। तो बेसिकली मुझे ये शो करना है कि ये जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया है ये इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, ओके। ये फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी कहने का मतलब यही है कि साई ऑफ ए के इज इक्वल टू साई ऑफ बी के, ये मैंने प्रूव करना है, ओके। सो अब इसको मैं कैसे प्रूव करूंगा। मेरे पास लेट्स सपोज ये गिवन है और मैंने ये प्रूव करना, ठीक है। बी जो है एक एलिमेंट है किसका, ए के का, ओके। सो ये मुझे पता है कि बी एक एलिमेंट है ए टाइम्स के का, ओके। सो अगर ये एक एलिमेंट है ए टाइम्स के का, तो इसका मतलब है बी को कुछ इस तरह का एलिमेंट होना चाहिए ए टाइम्स k1, सो वेयर k1 इज एन एलिमेंट ऑफ k जो है कर्नल है यहाँ पे, ठीक है।
राइट, सो b जो है वो इक्वल है a टाइम्स k1 के। ओके गुड, राइट, सो अब अगर मैं इसको a एलिमेंट है ग्रुप g का तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो ये आपको आइडिया है। आपके पास b इज इक्वल टू a k है ना, तो अगर आप इसको इस इक्वेशन को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें a इन्वर्स से, तो आपके पास आ जाएगा a इन्वर्स b इज इक्वल टू k1। ओके, अब ये गलत क्यों था? आपके पास जरूरी नहीं है कि जो आपने ग्रुप लिया हुआ है वो अबिलियन ग्रुप हो, तो a टाइम्स b नीड नॉट बी इक्वल टू b टाइम्स a। सो ये हमारे पास a इनवर्स b इज इक्वल टू k1। ओके, अब इसके ऊपर अगर मैं फाई अप्लाई करूं, राइट, सो इसके ऊपर अगर मैं फाई अप्लाई करूं तो मेरे पास हो जाएगा फाई ऑफ k1 इज इक्वल टू फाई ऑफ a इनवर्स b। अब फाई ऑफ k1 आपको पता है k1 कर्नल का एलिमेंट है, तो इसके ऊपर जब मैं फाई अप्लाई करूंगा तो ये हमेशा आइडेंटिटी के ऊपर मैप होगा। यही डेफिनेशन है कर्नल की कि इसके एलिमेंट्स के ऊपर जब फाई अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आइडेंटिटी आता है। तो इसको आप 1 लिखना चाहें तो 1 लिख लें, मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन मैं यूज कर रहा हूं तो इसको आप 1 लिख सकते हैं। तो फाई ऑफ k1 जो है वो 1 के इक्वल होगा, राइट, और ये फाई एक होमोमॉर्फिज्म है, तो इससे मैं ये कह सकता हूं कि ये इक्वल है फाई ऑफ a इनवर्स टाइम्स फाई ऑफ b। ठीक है, तो फाई ऑफ a इनवर्स टाइम्स फाई ऑफ b। ओके, अब आपको ये पता है कि फाई ऑफ a इनवर्स फाई एक होमोमॉर्फिज्म है, तो फाई ऑफ a इनवर्स जो है वो इक्वल होगा फाई ऑफ a होल इनवर्स के टाइम्स फाई ऑफ b। तो ये मेरे पास आ गया 1 इज इक्वल टू फाई ऑफ a इनवर्स टाइम्स फाई ऑफ b। ओके, तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को फाई ऑफ a से लेफ्ट से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा फाई ऑफ a इज इक्वल टू फाई ऑफ b। ओके, मैंने ये अज्यूम किया कि b एक और एलिमेंट है a के का, मतलब a के इज इक्वल टू b के हो, तो फाई ऑफ a जो है वो भी फाई ऑफ b के इक्वल होगा। तो ये एक फंक्शन है, ये इंडिपेंडेंट है चॉइस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, ये वेल डिफाइंड फंक्शन है, तो मैं ये कहूंगा कि साई इज वेल डिफाइंड। ठीक है, और आप ये कह सकते हैं कि साई इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। या आप ये कह सकते हैं कि साई इज अ फंक्शन। ठीक है, अब मतलब ये कि मैंने ये प्रूव किया कि दो एलिमेंट्स का अगर प्री इमेज सेम है तो उनका इमेज भी सेम होगा, राइट। हमने ये प्रूव किया कि अगर दो एलिमेंट्स अगर आपके पास प्री इमेज में या डोमेन में सेम है तो उनका जो इमेज है को डोमेन में या रेंज में वो भी सेम होना चाहिए। तो ये आपकी फंक्शन की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ओके, सो हमने ये प्रूव कर दिया कि साई वेल डिफाइंड है। एक कंडीशन हमने प्रूव कर दी। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है? सेकंड कंडीशन हमारे पास ये है कि साई को 1 1 होना चाहिए, साई को होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। ये मैंने सेकंड लिखी थी, तो इसी ऑर्डर में हम प्रूव करते हैं। साई इज अ होमोमॉर्फिज्म। वेल, ये प्रूव करना बहुत आसान है, वो इसलिए कि साई को मैंने डिफाइन किया है साई ऑफ ए के इज इक्वल टू फाई ऑफ ए। ओके, अब फाई खुद एक होमोमॉर्फिज्म है, तो इसलिए साई को होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप फिर भी चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। दो आपने कोसेट्स लिए ए के और बी के, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास आ गया। आप इसको मल्टीप्लाई कर लें पहले, तो आपका आ जाएगा ए बी टाइम्स के। ओके, तो ये मेरे पास बाय डेफिनेशन आ जाएगा फाई ऑफ ए बी के इक्वल। ठीक है, अब फाई ऑफ ए बी फाई एक होमोमॉर्फिज्म है, तो ये इक्वल आ जाएगा फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी के। तो इसके ये फिर आ जाएगा साई ऑफ ए के एंड मल्टीप्लाइड विद साई ऑफ बी के। ठीक है, तो ये आपके पास हमने ये प्रूव कर दिया कि साई एक होमोमॉर्फिज्म है। थर्ड में ये चेक करना चाहें आप कि साई एक 1 1 फंक्शन है, सो साई इज 1 1, ये प्रूव करना चाह रहे हैं आप। तो इसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे? इसके लिए हम ये प्रूव करेंगे कि इफ साई ऑफ
ए के is equal to psi of bk. So this implies ak is equal to bk, right? So ये 1 की definition है, right? So psi of ak is equal to psi of bk अगर आपने assume किया हुआ है, so ये हम assume करेंगे, ये हमने prove करना है, right? So psi of ak is equal to psi of bk. इसका मतलब ये हुआ कि phi of a is equal to phi of b, right? तो इस सारी इक्वेशन को अगर आप फाई ऑफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा, लेट्स से हम मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं, तो 1 इज इक्वल टू फाई ऑफ ए इनवर्स टाइम्स फाई ऑफ बी, राइट? ओके, सो अब जो फाई एक होमोमॉर्फिज्म है, तो फाई ऑफ ए इनवर्स इक्वल होगा फाई ऑफ ए इनवर्स के टाइम्स फाई ऑफ बी. ओके, सो फाई ऑफ ए इनवर्स टाइम्स फाई ऑफ बी जो है ये फिर फाई एक होमोमॉर्फिज्म है, तो ये इक्वल होगा फाई ऑफ ए इनवर्स बी के. ओके, सो फाई ऑफ ए इनवर्स बी जो है वो 1 के इक्वल है. तो इसका मतलब ये हुआ, बाय डेफिनेशन इसका मतलब ये हुआ कि ए इनवर्स बी जो है वो एक एलिमेंट है कर्नल का, राइट? ए इनवर्स बी कर्नल का एलिमेंट है क्योंकि फाई ऑफ ए इनवर्स बी जो है वो आइडेंटिटी के ऊपर मैप हो रहा है. तो जो भी एलिमेंट आइडेंटिटी के ऊपर मैप हो रहे होते हैं वो सारे के सारे कर्नल में आते हैं. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये प्रूव कर दिया कि ए इनवर्स बी जो है वो कर्नल का एलिमेंट है. ओके, सो अब ए इनवर्स बी अगर कर्नल में हो तो इसका क्या मतलब है? ये हमने अभी जब हम प्रूव कर रहे थे कि फाई एक 1-to-1 फंक्शन है, तो उसके अंदर हमने क्या प्रूव किया कि अगर ए इनवर्स बी कर्नल में है तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि बी इज इन ए के. ओके, सो बी एक एलिमेंट है ए के का, और इससे क्लियरली आपको ये पता है कि फिर हम वेल डिफाइन की जब डेफिनेशन हम प्रूव कर रहे थे, तो अगर बी ए के का एलिमेंट है तो इसका मतलब ये है कि ए के इज इक्वल टू बी के. अब हमने स्टार्ट किससे किया था? स्टार्ट हमने इस चीज से किया था कि साई ऑफ ए के इज इक्वल टू साई ऑफ बी के. इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि ए के जो है वो बी के इक्वल होगा, राइट? सो इसका मतलब है साई इज 1. ओके, हमने ये भी प्रूव कर दिया कि साई वेल डिफाइंड है, साई होमोमॉर्फिज्म भी है, साई 1-1 फंक्शन भी है. और साई हमने डिफाइन कहाँ से किया हुआ है? साई हमने डिफाइन किया हुआ है जी क्वेश्चन के से इमेज ऑफ फाई के ऊपर, राइट? और ये डिफाइन कैसे है? साई ऑफ ए के इज इक्वल टू फाई ऑफ ए. अब ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो भी एक ग्रुप का एलिमेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एलिमेंट्स ले रहे हैं फाई ऑफ ए. तो हम बेसिकली जितने भी एलिमेंट्स ये यहाँ पे ले रहे हैं ये सारे के सारे इमेज में से आ रहे हैं, राइट? तो हर एलिमेंट इमेज के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक मिल जाएगा कोसेट. लेट्स से कोई भी एलिमेंट आप लेंगे इमेज में से, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको कोसेट मिल जाएगा ए के, जिसके लिए आप साई ऑफ ए के फाई ऑफ ए के इक्वल होगा, राइट? तो ये फंक्शन क्लियरली ऑन टू भी है, साई इज ऑन टू. फाई ऑफ ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं किसी न किसी एलिमेंट जी क्वेश्चन के इमेज हैं, राइट? फाई ऑफ ए के जितने भी एलिमेंट हैं या इमेज ऑफ फाई के जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी न किसी एलिमेंट ए के का इमेज हैं अंडर साई. ओके, सो साई इज ऑन टू, ये यहाँ पे डेफिनेशन से क्लियर है. हमने ये प्रूव कर दिया कि साई जो है 1-1 है, ऑन टू है, वेल डिफाइंड है, होमोमॉर्फिज्म है. तो साई एक आइसोमॉर्फिज्म है, राइट? सो साई इज एन आइसोमॉर्फिज्म. ओके, साई का आइसोमॉर्फिज्म प्रूव हो गया. इसका मतलब ये है कि जी क्वेश्चन के जो है ये आइसोमॉर्फिक है इमेज ऑफ फाई के. जी क्वेश्चन के जो है आइसोमॉर्फिक है इमेज ऑफ फाई के. तो जी क्वेश्चन के को मैंने आइसोमॉर्फिक प्रूव कर दिया इमेज ऑफ फाई के. यही हमारा थ्योरम कह रहा था कि आप अगर आप कोई होमोमॉर्फिज्म आपके पास फाई हो, उसका लेट्स से फाई होमोमॉर्फिज्म है जी से एच पे, तो आप जो कर्नल है होमोमॉर्फिज्म फाई का, उससे क्वेश्चन करें ग्रुप जी को, तो वो आइसोमॉर्फिक होगा इमेज ऑफ फाई के. ओके, तो ये आपके पास इसका प्रूफ है, राइट? अब
एक और रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जो हमारा इस होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड है वो हम करके तो फिर आगे हम मूव हो जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट हमारा रिजल्ट है, इसको कहते हैं कि ये फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम है। ओके, इसका प्रूफ हम नहीं करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हम इंशाल्लाह फिर हम अपना फाइनल रिजल्ट जो हम मेन गोल है वो रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे और हमारा ग्रुप थ्योरी का पोर्शन जो है वो एंड हो जाएगा। ओके, आपके पास H और K दो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं। ओके, कोई से दो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं। ऑफ कोर्स नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं तो किसी ग्रुप G के नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे। ओके, अब ये दो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, इन दोनों के आपस में भी एक रिलेशन है। ये जो K है ये सब ग्रुप है H का। K यहाँ पे कर्नल नहीं है, इसका कर्नल होना जरूरी नहीं है, ये जस्ट एक नॉर्मल सब ग्रुप है। ओके, सो H सब ग्रुप है K का। सो बेसिकली आपके पास कुछ ऐसी पिक्चर बन रही है। G जो है उसका सब ग्रुप है H, सो G का सब ग्रुप है H और H का सब ग्रुप है K, राइट। सो K सब ग्रुप है H का और H सब ग्रुप है G का, दोनों ऑफ कोर्स सब ग्रुप हैं G के, और K और H दोनों नॉर्मल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम G कोशेंट H भी बना सकते हैं और G कोशेंट K भी बना सकते हैं, ये दोनों हम बना सकते हैं। ओके, गुड। फिर H जो है वो एक ग्रुप है और K उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप है। ओके, H एक ग्रुप है और K उसका नॉर्मल सब ग्रुप है। ओके, अब इसमें आप ये कहेंगे कि यहाँ पे कंडीशन तो सिर्फ ये लगी हुई है कि K सब ग्रुप है H का, तो K H का नॉर्मल सब ग्रुप कैसे होगा? अब H जो है वो खुद नॉर्मल है, H खुद नॉर्मल सब ग्रुप है, ये एक अबिलियन ग्रुप है। एवरी नॉर्मल सब ग्रुप इज अबिलियन, राइट? एवरी नॉर्मल सब ग्रुप इज अबिलियन। तो अब इसका जो भी सब ग्रुप लेंगे वो नॉर्मल होगा। तो अब K जो है वो एक सब ग्रुप है H का और ये नॉर्मल सब ग्रुप है, तो H कोशेंट K भी मैं कर सकता हूं। K एक नॉर्मल सब ग्रुप है H का, H कोई सा भी एक ग्रुप है। अब ये तीन मेरे पास क्वेश्चंस हैं, G कोशेंट H, G कोशेंट K और H कोशेंट K। अब क्वेश्चन ये है कि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। ओके, सो ये फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम जो है ये आपको एक रिलेशन बता रहा है इन तीनों क्वेश्चंस के दरमियान। अगर आपने G कोशेंट H करना है तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि आप पहले G कोशेंट K करें और फिर इसका क्वेश्चन करें H कोशेंट K से। ओके, सो G कोशेंट K करें और फिर इसका क्वेश्चन करें H कोशेंट K से। ओके, सो ये आपके पास G कोशेंट H जो है फिर इक्वल होगा G कोशेंट K और फिर क्वेश्चन करें इसको H कोशेंट K से। ओके, सो आप G कोशेंट H पे वापस आ जाएंगे। ओके, सो आपके पास इस थ्योरम का रिजल्ट जो है, इस थ्योरम का प्रूफ हम नहीं करेंगे, लेकिन इस थ्योरम की स्टेटमेंट होपफुली आपको समझ आ गई होगी, राइट। अब हमने आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स इसके अलावा भी हैं, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम है, फिर थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम है ग्रुप्स का, उनकी हम बात नहीं करते। उनका अगर आप उनके में इंटरेस्टेड हों तो वो आपकी बुक में आपको मिल जाएंगे, प्लीज़ उनको देखिएगा। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम्स हैं, लेकिन थोड़ा टाइम हमारे पास कम है और हमारा कोर्स थोड़ा सा रहता है, तो हम ये बाकी दो आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स की बात नहीं करेंगे और हम अब ग्रुप थ्योरी के फाइनल पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, अब हमने बहुत पहले स्टार्ट किया था ग्रुप थ्योरी को, हमने कहा ग्रुप क्या है, हमने डिफाइन किया, फिर हमने उसकी एग्जांपल्स देखना शुरू की, मैट्रिक्स ग्रुप्स में बात की, फाइनाइट ग्रुप्स में बात की, फिर हमने इनफाइनाइट सेट्स की बात की, कौन से ग्रुप्स बनाते हैं, कौन से बाइनरी ऑपरेशंस चलेंगे, कौन से बाइनरी ऑपरेशंस के साथ हम उनको ग्रुप नहीं बना सकते, फिर सब ग्रुप्स की बात की, फिर हमने परमुटेशन ग्रुप्स की बात स्टार्ट की। और मैंने आपको बार बार परमुटेशन ग्रुप्स की जब भी बात करते थे तो हम बार बार इस चीज़ को एम्फेसाइज करते थे कि परमुटेशन ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, परमुटेशन ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो उस इम्पॉर्टेंट को एम्फेसाइज करने के लिए
जो हमारा लास्ट रिजल्ट है इसका, वो परमुटेशन ग्रुप्स की इंपॉर्टेंस को एम्फेसाइज करता है। अभी तक शायद आप ये सोच रहे होंगे पूरी ग्रुप थ्योरी के दौरान कि ये क्या हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट सा सेट है, उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हुए हैं, उसके ऊपर ये एक्सियम्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, ये सेटिस्फाई करेगा तो ये ग्रुप बन जाएगा। हम इसमें क्यों इंटरेस्टेड हैं? मतलब हमें क्या जरूरत है कि हम एक सेट लें, उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करें। सेट खुद एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है मैथ्स का, फिर उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करें जो एक फंक्शन है, फिर मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। तो सेट लिया, बाइनरी ऑपरेशन लिया, फिर कोई कंडीशंस जिनकी अगेन मैथ्स की सेंस में ही समझ आती है। तो इन सब चीज़ों को हमें क्या करने की ज़रूरत है, मतलब हम इनको क्यों करेंगे? फिर मतलब ये कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि ग्रुप होते क्या हैं एक्चुअल में, मतलब वो सेट होते हैं, उन कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, उन कंडीशंस का क्या मतलब है, मतलब वो सेट्स, वो ग्रुप्स होते क्या हैं एक्चुअल में, हम उनको देख कहाँ सकते हैं, कैसे ग्रुप नज़र कैसे आते हैं। ओके, सो इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए ये हमारे पास रिजल्ट है। परमुटेशन ग्रुप्स जो हैं ये नेचुरल ग्रुप्स हैं, राइट। परमुटेशन का कॉन्सेप्ट जो है ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक रियल लाइफ का कॉन्सेप्ट है कि आप कोई सेट लें उसकी परमुटेशंस फाइंड कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट्स लें उनकी परमुटेशंस फाइंड कर सकते हैं, नंबर्स लें परमुटेशंस फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारे आपके रियल लाइफ फिनोमेनाज हैं जिनमें परमुटेशंस यूज होती हैं। तो ग्रुप्स को स्टडी करने का मेन पर्पज ये है, मेन पर्पस क्या है ग्रुप्स को स्टडी करने का और ग्रुप्स होते क्या हैं, इन सारी चीज़ों को आंसर करने के लिए हमारे पास ये रिजल्ट है कि ये हमारा ग्रुप थ्योरी का मेन रिजल्ट है। ठीक है, जितनी भी हमने ग्रुप थ्योरी कंस्ट्रक्ट किया है वो सारी की सारी इस रिजल्ट के अराउंड घूमती है। जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं ग्रुप थ्योरी के लिए, उन सब का मकसद ये था कि हम इस रिजल्ट पे पहुंचे। इस रिजल्ट के प्रूफ में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इस रिजल्ट की सिग्निफिकेंस होपफुली आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये ग्रुप्स क्या होते हैं, इन सब को आंसर करने के लिए ये थ्योरम। ओके, इस थ्योरम को हम कहते हैं कैलेस थ्योरम। ओके, कैले एक साइंटिस्ट मैथमेटिशियन है, उसने ये थ्योरम दिया। बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत फंडामेंटल थ्योरम है और बहुत प्रिसाइज थ्योरम है। ओके, थ्योरम क्या कहता है कि एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। ओके, अब ये मैंने पॉज दिया ताकि आप थोड़ा सा इसको खुद सोचें और एब्जॉर्व करें कि इस चीज़ का क्या मतलब है। आपके पास कोई सा ग्रुप है, एवरी ग्रुप, किसी भी ग्रुप की बात हो रही है, कोई ग्रुप आप ले लें जी, फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो, इसमें इससे कोई मैटर नहीं करता, कोई सा ग्रुप जी है, जितने भी आपने ग्रुप, मतलब जो भी सेट हो, जो भी बाइनरी ऑपरेशन हो, कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, कोई सा ग्रुप हो, तो जब भी आपके पास ग्रुप होगा तो वो ग्रुप आइसोमॉर्फिक होगा टू अ ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। मतलब ये कि कोई सा आप ग्रुप ले लें, उसको वो सिर्फ एक ग्रुप ऑफ परमुटेशंस होगा, वो इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। आप कोई सा ग्रुप ऑफ परमुटेशन ग्रुप ले लें, वो किसी ना किसी ग्रुप ऑफ परमुटेशंस के आइसोमॉर्फिक होगा। तो जब ग्रुप आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं तो इसका मतलब है वो सेम है, मतलब उनमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेम है, उनके एलिमेंट्स डिफरेंट तरह से लिखे हुए हो सकते हैं लेकिन उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि ग्रुप्स जो हैं वो सिर्फ परमुटेशन ग्रुप्स ही होते हैं, इसके अलावा बाकी जो ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे इन द एंड परमुटेशन ग्रुप्स बन जाएंगे। ओके, सो हर ग्रुप, जो भी आप ग्रुप कंसिडर करेंगे वो ग्रुप ऑफ परमुटेशंस के आइसोमॉर्फिक होगा। ओके, अब इसमें अगर आपका ग्रुप फाइनाइट हो, ग्रुप आपका फाइनाइट हो, तो आपको पता है फाइनाइट परमुटेशन ग्रुप को हमने SN कहा था, फाइनाइट परमुटेशन ग्रुप्स। ठीक है, तो अगर ग्रुप फाइनाइट हो तो G आइसोमॉर्फिक होगा टू अ सब ग्रुप ऑफ SN। इन जनरल G जो है, G जनरल, नो कोई कंडीशन नहीं फाइनाइट या इनफाइनाइट, ये आइसोमॉर्फिक होगा टू अ सब ग्रुप ऑफ SA।
एक कोई सा सेट है उसका परमुटेशन ग्रुप है। ओके, तो ग्रुप्स जो हैं वो सिर्फ परमुटेशन ग्रुप से होते हैं। सारे के सारे जितने भी ग्रुप्स आप कंसिडर करेंगे वो सब के सब किसी ना किसी परमुटेशन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। तो इसलिए परमुटेशन ग्रुप्स इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ग्रुप्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हम बेसिकली परमुटेशंस को स्टडी कर रहे हैं। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि जब ग्रुप सारे होते ही परमुटेशन ग्रुप्स हैं तो फिर हमें ये सेट्स और बाइनरी ऑपरेशन और एक्सियम्स ये सारी चीज़ें हमें सेटिस्फाई कराने की क्या ज़रूरत है, हम सर जस्ट परमुटेशन ग्रुप्स को ले लें, उनको स्टडी कर लें। ओके, अब जब भी हम अगर हर ग्रुप को परमुटेशन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक लेके और उसको स्टडी करेंगे तो ये हमारे पास थोड़ा हार्ड प्रोसेस है। आपके पास सिर्फ एक परमुटेशन ग्रुप हो, लेट्स से S4, उसके आप सारे के सारे सब ग्रुप्स फाइंड करना स्टार्ट करें तो भी आपके लिए काफ़ी टफ होगा। आपके पास उसमें ऑलरेडी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उसके सारे के सारे सब ग्रुप्स फाइंड करने हैं तो काफ़ी टाइम लगेगा। फिर आप ग्रुप को बड़ा करते जाएं तो आपके पास सब ग्रुप्स और परमुटेशन ग्रुप्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे और आपके पास एलिमेंट्स के ऊपर ही कंट्रोल आपका नहीं रहेगा। तो परमुटेशन को ग्रुप्स को स्टडी करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसमें एक तो जो ऑपरेशन है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है, फिर ऑपरेशन खुद इन इटसेल्फ थोड़ा टाइम टेकिंग है उसको चेक करना कि कौन सा एलिमेंट किसके ऊपर मैप हो रहा है। तो परमुटेशन ग्रुप्स को स्टडी करना थोड़ा मुश्किल है, टाइम टेकिंग है। तो इस मेन पर्पस जो है ग्रुप्स को इन एक्सियम्स के थ्रू और इन सेट्स और बाइनरी ऑपरेशंस के थ्रू स्टडी करने का मेन पर्पस ये है कि जब हम ग्रुप को इस एक्सियम्स डेफिनेशन में ले आते हैं फिर हमारे पास ग्रुप का कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपने स्टडी करना है तो वो आसान हो जाता है। किस तरह आसान हो जाता है? अब अगर आपको कोई कहे कि ग्रुप फाइंड करें तो आपने कहना है एक सेट कोई सा दे दे मुझे, उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन में डिफाइन कर लूं और ये 3 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाए, मेरे पास ग्रुप बन जाएगा। फिर आपसे कहा जाए नहीं, आपके पास एक ग्रुप है Sn, उसको आप प्रूव करें ये ग्रुप है। वेल, आपने S4 से स्टार्ट, अगर सिर्फ S4 को ही प्रूव करना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास काफ़ी हो सकता है आपको मोर देन एन आवर लग जाए उसके सारे के सारे एलिमेंट्स को लेके उनके मल्टीप्लिकेशन को प्रूव करना, एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करना, और सारी चीज़ें जब आप प्रूव करेंगे तो आपके पास उसी में ही काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये जो एक्सियम्स जो हैं, एक्सियम डेफिनेशन जब हमारे पास आ जाती है तो ये हमें हेल्प करती है, हमारा काम आसान करती है। जब भी हमारा मैथमेटिक्स में एम ये होता है कि कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको हम किसी स्मॉल एक्सियम, किसी कंडीशंस की फॉर्म में इन जनरल लिख दें और जितने भी उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे एक उसी डेफिनेशन के अंडर आ जाएं। ओके, अब फॉर एग्जांपल ग्रुप्स में बहुत सारी डिफरेंट क्लास आती हैं, मैट्रिसेस भी आते हैं इसमें, परमुटेशंस भी आती हैं इसमें, फाइनाइट सेट्स आते हैं इसमें, इनफाइनाइट सेट्स आते हैं इसमें, तरह तरह के डिफरेंट सेट्स आते हैं। उन सारे सेट्स को अलग अलग स्टडी करें, उनको फिर ये प्रूव करें ये सारे परमुटेशन ग्रुप्स के आइसोमॉर्फिक हैं। आपको आइडिया होगा कि इसमें काफ़ी सारा टाइम लग सकता है। तो ग्रुप्स होते सिर्फ परमुटेशन ग्रुप्स ही हैं, इसके अलावा कोई और ग्रुप है नहीं, सिर्फ परमुटेशन है। जब जो भी आप ग्रुप जिसके बारे में भी आप सोचेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक परमुटेशन ग्रुप मिल जाएगा। लेकिन इस थ्योरम को यूज करते हुए और परमुटेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इन सब चीज़ों को स्टडी करना मुश्किल है, क्योंकि परमुटेशंस जो हैं खुद इटसेल्फ थोड़ा मुश्किल है उनको स्टडी करना। इसलिए हमने एक्सियम्स की डेफिनेशन यूज की और उसी को यूज करते हुए हमने सारे के सारे ग्रुप के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया। तो इन द एंड मैं इसी ग्रुप थ्योरी को इसी थ्योरम पे क्लोज करूंगा कि एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। ग्रुप सिर्फ ग्रुप ऑफ परमुटेशन होता है, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई फिजिकल इंटरप्रिटेशन ना हो, जिसका कोई फिजिकल मीनिंग ना हो। ग्रुप्स एक फिजिकल एंटिटी है, ये परमुटेशंस होती हैं, ग्रुप्स परमुटेशंस होती हैं। ऑफ कोर्स उनके ऊपर जो फंडामेंटल कंडीशंस हैं वो ज़रूर मौजूद हैं और वो कंडीशंस हमें चाहिए भी होती हैं, लेकिन इन द एंड ग्रुप्स परमुटेशंस होते हैं।
ग्रुप्स परमुटेशंस होते हैं, ये एक फिजिकल एंटिटी है, ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ग्रुप क्या होते हैं। सो फाइनल टाइम मैं इस स्टेटमेंट को रिपीट करता हूं कि एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। ओके, सो ग्रुप्स परमुटेशन ग्रुप्स होते हैं, इसके अलावा कोई और ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ओके, हर ग्रुप जितने भी आपने एग्जांपल्स हमने देखी वो सब के सब इन द एंड परमुटेशन ग्रुप्स के आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। इस थ्योरम का प्रूफ हम नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसका प्रूफ लॉन्ग है, आपकी बुक में अवेलेबल है, आप उसको देखिएगा, थोड़ा कंस्ट्रक्टिव प्रूफ है, लेकिन हमें ये वो प्रूफ ये नहीं बताता कि हम कौन सा ग्रुप होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा परमुटेशन ग्रुप होगा। ये हमें स्टिल हमें खुद ढूंढना पड़ेगा कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा परमुटेशन ग्रुप हम यूज कर सकते हैं, लेकिन आइसोमॉर्फिज्म हम प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो ग्रुप थ्योरी के की डिस्कशन के साथ ही मैं आज का लेक्चर क्लोज करता हूँ। ग्रुप थ्योरी का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। हम इसके बाद ग्रुप थ्योरी की मज़ीद बात नहीं करेंगे और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा रिंग्स का टॉपिक होगा। जो लास्ट हमारे 4 लेक्चर्स रह गए हैं उसके अंदर हम इंशाल्लाह रिंग्स की बात करेंगे। बहुत थोड़ा सा पोर्शन है रिंग्स का जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है, तो आई एम श्योर हम इजीली उसको फिनिश करने में कामयाब हो जाएंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर ग्रुप थ्योरी। अब इसके बाद हम ग्रुप थ्योरी की मज़ीद बात नहीं करेंगे। ओके, सो आज के लेक्चर में हमने क्या किया? आज के लेक्चर में हमने बात स्टार्ट की थी कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म से, और कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म को हमने रीडिफाइन किया है कि कर्नल क्या होता है किसी होमोमॉर्फिज्म का। होमोमॉर्फिज्म है फॉर एग्जांपल आपके पास ग्रुप जी से ग्रुप एच के ऊपर, तो कर्नल में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे ग्रुप जी के, कर्नल ऑफ फाई में वो एलिमेंट्स आएंगे ग्रुप जी के। आपके पास फाई एक होमोमॉर्फिज्म है जी से एच पे, तो कर्नल ऑफ फाई आपने डिफाइन करना है, तो कर्नल ऑफ फाई आपके पास आ जाएगा वो सारे एलिमेंट्स ग्रुप जी के जिनके लिए फाई ऑफ जी जो है वो इक्वल है आइडेंटिटी ऑफ एच के इक्वल। इन जनरल हमने कर्नल ऑफ फाई डिफाइन किया। ओके, फिर कर्नल की बात की। कर्नल को मैंने दोबारा एक बार प्रूव कर दिया मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन लेके कि ये सब ग्रुप है ग्रुप जी का। ओके, फिर उसके बाद हमने कुछ रिजल्ट्स देखे जिनको हमने होमोमॉर्फिज्म थ्योरम्स का। तो हमने होमोमॉर्फिज्म थ्योरम्स में 3 रिजल्ट्स बेसिकली देखे। फर्स्ट रिजल्ट हमने देखा, उसको हमने कहा कि ये फर्स्ट रिजल्ट है होमोमॉर्फिज्म थ्योरम्स में। वो रिजल्ट हमें क्या बता रहा था कि हम ग्रुप जी से जी ओवर एन के ऊपर एक हम होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं। एन एक नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप जी का। ठीक है, फिर हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म की बात की। फिर उसके बाद हमने बात की फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म की बात की, और फिर हमने फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम की बात की। ओके, सो इनकी स्टेटमेंट्स आप देखिएगा, होपफुली आपको क्लियर होंगी। फाइनल जो हमने रिजल्ट की बात की, उस रिजल्ट को हमने कहा ये कैलस थ्योरम है, वो आपका ग्रुप थ्योरी का क्रक्स है। ग्रुप थ्योरी में जो भी बातें की वो सारी की सारी उस थ्योरम में आके एक हो जाती हैं। वो थ्योरम कैलस थ्योरम क्या कहता है कि एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। सो ग्रुप्स जो हैं वो परमुटेशन ग्रुप्स होते हैं। ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक फिजिकल एंटिटी है, फिजिकल कॉन्सेप्ट है, इसको आप विजुलाइज कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअल में क्या चीज़ होती है। तो हर ग्रुप परमुटेशन ग्रुप्स होता है, परमुटेशन ग्रुप्स के अलावा कोई और ग्रुप नहीं होते हैं। और इसी डिस्कशन के साथ, इसी कंक्लूजन और रिमार्क के साथ आज के लेक्चर को हम फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन, एंड होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना रिंग्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।